हेलो एंड वेलकम टू प्रवीण ज्ञानोदय क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहली बात ये हम लोग जानेंगे कि तत्वों का वर्गीकरण कैसे हुआ था, कैसे कैसे हुआ था। तो चलो मैं आपको समझाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपको समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सबसे पहली बात आप समझिए कि तत्व बहुत सारे शुरुआत में तो टोटल जो है 56 एलिमेंट थे। उसके बाद धीरे धीरे करके 111 एलिमेंट की खोज हुई और उसके बाद धीरे धीरे करके आज के डेट में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। तो 118 जो तत्व थे उन सभी को कहीं ना कहीं तो वर्ग में रखना था, या 56 तत्व जो शुरुआत में मिले थे उन सभी तत्वों को कहीं ना कहीं पर तो रखना था। तो तत्व जो है वो कहीं पर मान लीजिए उसका एक कहीं पे निश्चित स्थान होता था, तो उस स्थान पे नहीं रखने के कारण क्या होता था कि बहुत ज्यादा गड़बड़ियां होती थी। तो सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया कि तत्वों को उसके स्थान पर रखने के लिए एक वर्गीकरण की शुरुआत की, है ना। और इस प्रकार से तत्वों का वर्गीकरण शुरू हुआ। तो चलिए मैं समझाने के लिए आपको एक इस जगह पे ले रहा हूँ। ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे आलू है और यहाँ पे प्याज है, यहाँ पे टमाटर। बस जस्ट मैं आपको उदाहरण के थ्रू यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए ये आलू है, ये प्याज है, ये टमाटर है। अब मान लीजिए ये अलग अलग है तब तो ठीक है। मान लीजिए आलू का एक ढेर यहाँ पे है, प्याज का यहाँ पे है और टमाटर का यहाँ पे है, प्याज यहाँ, आलू यहाँ, ऐसे इस तरीके से अलग अलग तीनों रखे हुए हैं। यदि मान लीजिए कोई आपसे कहता है कि मान लीजिए हमको 1 किलो आलू चाहिए, तो आप फटाक से 1 kg आलू उसको दे सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आलू, प्याज और टमाटर तीनों एक ही जगह पर यहाँ पर इस ढेर में रखे हुए हो, और तब कोई आदमी आपसे कहेगा कि चलो 1 किलो आप मुझे यहाँ से आलू दे दो, इसमें से आपको 1 किलो आलू किसी को देना है। तब आपको क्या होगा कि इसमें से प्याज टमाटर को चुन करके अलग करना पड़ेगा और आलू को निकाल करके उसको देना पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पर है कि मान लीजिए आलू अलग है, प्याज अलग है, टमाटर अलग है। तो इन सभी ये चीजें यदि अलग अलग रखी हुई है तब तो ठीक है ना। यदि ये तीनों चीज एक साथ रखी हुई है और आपको किसी को देना है तो काफी ज्यादा दिक्कतें आएगी इसको देने में, है ना। इसी प्रकार से तत्व जो है वो सभी एक ही जगह पर थे, तो उन सभी को लिखने में यह प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। इसीलिए क्या हुआ कि तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत हुई। तो जब तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत हुई तो तत्व इसी तरीके से, मान लीजिए कि आलू प्याज टमाटर का एक ढेर है तत्वों का, है ना। तो इन सभी तत्वों में से क्या किया गया, सभी को उसके गुणों के आधार पर क्या हुआ, बांटा गया। तो जब बांटने की प्रक्रिया चालू हुई तो बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिनमें धातु का गुण पाया गया, बहुत सारे ऐसे तत्व थे जिसमें अधातु का गुण पाया गया, और बहुत सारे ऐसे भी तत्व थे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया गया। तो उसको उपधातु के नाम से जाना गया। जिसके अंदर धातुई गुण हो गया उसको अलग रखा गया, जिसके अंदर अधातुई गुण है वो अलग रखा गया, है ना। इस प्रकार से उसको रखा गया एक श्रेणी क्रम में, उसको इस तरीके से पेरियोडिक टेबल बना करके आवर्त सारणी इस तरीके से उसको रख दिया गया। तो यहाँ तक क्लियर हुई की बातें, है ना। जैसे मान लीजिए कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, हमको पता नहीं है इसको कहाँ पे रखना है, तो इसको कहीं ना कहीं पे तो रखना पड़ेगा ना। तो उसके लिए क्या किया कि सभी वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक आवर्त सारणी का निर्माण किया, तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत की, है ना। तो जब तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत हुई तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण जब चालू हुआ तो 1815 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था प्राउट, है ना। 1815 ईस्वी में ये प्राउट नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया कि तत्वों के वर्गीकरण की शुरुआत की, और सबसे पहला इन्होंने क्या किया, एक सिद्धांत दिया, है ना। और इनका कहना था कि जितने भी तत्व होते हैं वो सभी हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। ये 1815 में प्राउट नामक वैज्ञानिक ने एक नियम को बनाया तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में। और इस नियम के बारे में यह कहा कि जितने भी तत्व हैं वो सभी हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे मान लीजिए यदि नाइट्रोजन है, परमाणु संख्या इसका 7 है तो इसका परमाणु भार 14 होता है। कार्बन का मान लीजिए 6 है तो 12 होता है इसका। ऑक्सीजन का मान लीजिए 8 है तो 16 होता है। तो इस तरीके से इसका 7, 6 और इसका 8, है ना। तो उस समय में प्राउड का ये कहना था कि जैसे नाइट्रोजन का परमाणु भार 14, उस समय में नाइट्रोजन के या फिर किसी भी तत्व के परमाणु संख्या की उतनी ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, सिर्फ उसके परमाणु भार की चर्चा होती थी, क्योंकि उस समय में इससे ज्यादा महत्वपूर्ण इसका भार हुआ करता था। तो प्राउड का कहना था कि नाइट्रोजन जो है वो 14 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, कार्बन जो है वो 12 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है, ऑक्सीजन जो है वो 16 हाइड्रोजन से मिलकर के बना हुआ है।
अब समझने की बात यह है कि चलो ये तो जो है 14, 12, 16 एक तरीके से पूर्णांक संख्या है, लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई तत्व ऐसे हैं जिसका परमाणु भार दशमलव में आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप क्लोरीन को ले लीजिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, इसका भार जो होता है वो 35.5 होता है। तो इस जगह पर आकर के ये तो जो है आधा को परमाणु तो इसमें नहीं जुड़ा होगा, 0.5 परमाणु, तो इस जगह पर आकर के और प्राउड का नियम क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1815 ईस्वी में प्राउड ने तत्वों के वर्गीकरण के बारे में एक नियम को बनाया, है ना, और उसी को प्राउड का नियम कहा जाता है। तो इस नियम के अनुसार उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं वो सभी हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन 14 है तो ये 14 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, इसका भार 12 है तो ये 12 हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, और इसका भार यदि 16 है तो ये 16 हाइड्रोजन से मिलकर के बना होगा, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी एलिमेंट थे जिसका परमाणु भार जो है वो दशमलव में था, पॉइंट में था, तो उस जगह पर आकर के इस नियम को गलत मान लिया गया। ये नियम उतना ज्यादा सत्य नहीं हो सका, है ना, तो यहाँ पर ये नियम गलत हो गया। तो आपको लगभग मेरी बातें समझ में आ गई होगी, है ना। 1815 में प्राउड नामक, चलो आप हेडिंग लगाओ, प्राउड का नियम। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात किसने कही थी, प्राउड ने। तो लिखे प्राउड का नियम, हेडिंग लगाएं, प्राउड का नियम, प्राउड लॉ। इस नियम का प्रतिपादन 1815 ईस्वी में किया गया था प्राउड के द्वारा। तो लिखेंगे, मैं लिखा देता हूं, आप लिखें इसके बारे में। लिखें, सर्वप्रथम 1815 ईस्वी में प्राउड नामक वैज्ञानिक ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे प्राउड का नियम कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, परंतु कुछ ऐसे तत्व थे जिसका परमाणु भार दशमलव में था और इस जगह इनकी नियमों की व्याख्या नहीं हो सकी। इस जगह इनके नियमों की व्याख्या नहीं हो सकी। आप एग्जाम्पल में चाहे तो इन सभी बातों को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला 1815 में प्राउड का नियम हो गया, है ना। उसके बाद जस्ट इसके 2 साल बाद एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डोबेरेनर। डोबेरेनर जो आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो इसके जस्ट 2 साल बाद आगे जो है डोबेराइनर का नियम। आगे हेडिंग लगाइए, डोबेराइनर का नियम। देखिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि डोबेराइनर का नियम क्या था, है ना। डोबेराइनर का नियम, डोबेराइनर ने क्या कहा था अपने नियम में। इस नियम को 1817 ईस्वी में डोबेरेनर के द्वारा दिया गया था। 1817 ईस्वी में डोबेरेनर ने इस नियम को दिया था और उनका कहना था कि यदि समान तत्वों को, यानी समान तत्व गुण वाले, यानी समान गुण वाले तत्वों को यदि उसके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में यदि रख दिया जाए, तो मतलब 3 तत्वों का क्या किया कि उसने एक ग्रुप बनाया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो इसका परमाणु संख्या 7 और इसका परमाणु भार, 6 और इसका परमाणु भार 12, इसका नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, 14, ऑक्सीजन का 8, 16। तो डोबेरेनर ने क्या किया कि सबसे पहले 3 तत्वों को एक समूह में बना लिया और इन सभी तीनों तत्वों में उनका कहना था कि यदि 3 तत्वों को समान गुण वाले तत्व होना चाहिए और उन सभी तत्वों को यदि परमाणु भार के क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में यदि उसको रख दिया जाए, तो पहले वाला जो तत्व है और अंतिम वाला जो तत्व है, यानी पहला और तीसरा वाला जो तत्व है, इन दोनों तत्वों के परमाणु भार को जोड़ करके और यदि उसमें 2 से भाग दे दिया जाए तो मध्य वाला जो तत्व है, बीच वाला तत्व, इसका परमाणु भार बराबर आए, है ना। उसका ऐसा कहना था। नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए कि कार्बन का परमाणु भार
12, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 और नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 और ऑक्सीजन का 16। तो उनका कहना था डोबेरेनर का कि इसके सभी परमाणु, इसका पहला का और तीसरा का परमाणु भार को आप जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए, और यदि मध्य वाले तत्व का परमाणु भार आता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 है और यहाँ पे कितना है 16 है ना, और उसको 2 से भाग देना है, ऐसा डोबेरेनर का कहना था। तो यहाँ पे देखिए 6 और 2 8, 1 1 2 और कितना बटे हो जाएगा 2, कटेगा तो 14 दूनी 28। यहाँ पे देखिए मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार आता है ना, तो उसी प्रकार से डोबेरेनर का कहना था कि जो समान गुण वाला तत्व है उसके परमाणु भार के क्रम में, उसको बढ़ते हुए क्रम में आप 3-3 तत्वों का एक ग्रुप बना लीजिए, और 3-3 तत्वों का एक ग्रुप बना लीजिएगा। तो ग्रुप बनाने के बाद पहला जो तत्व है और तीसरा वाला जो तत्व है, इन दोनों के परमाणु भारों को आप क्या कीजिए, आपस में जोड़ दीजिए और उसको 2 से भाग दीजिए। और जब आप उसको 2 से भाग दीजिएगा तो ध्यान में रखिएगा, देखिएगा कि बीच वाला तत्व आता है या नहीं, है ना। ये बीच वाला तत्व आ गया, तो यहाँ पे देखिए ये तो आ गया, तो इस जगह पे ये नियम क्या हो गया, सत्य हो गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जहां पे इनका नियम क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो इनकी नियम की भी आगे जाकर के पुष्टि नहीं हो पाई, डोबेरेनर का नियम। तो वैसे डोबेरेनर का त्रिक नियम होता है ना, डोबेरेनर का त्रिक नियम होता है। आप यहाँ पे चाहे तो लगा सकते हैं, त्रिक का मतलब होता है 3। आई मेरे ख्याल से अब आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। इसके बारे में कैसे लिखना वो लिखे। सर्वप्रथम 1817 ईस्वी में डोबेरेनर नामक वैज्ञानिक ने तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में एक नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे डोबेरेनर का त्रिक नियम कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि समान गुण वाले तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में यदि रखा जाए और पहले तत्व तथा तीसरे तत्व के परमाणु भार को आपस में जोड़ने पर और उससे 2 से भाग देने पर मध्य वाले तत्व के परमाणु भार, मध्य वाले तत्वों का परमाणु भार आता है, ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, एग्जाम्पल में आप ये लिख लीजिए, है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ गई, है ना। जैसे मान लीजिए कि, चलिए मैं आपको एक समझाने के लिए यहाँ पे कह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये जो है एक पूरा का पूरा स्कूल है, और इस स्कूल में इस तरीके से 3 क्लास है ना। और यहाँ पर बच्चों का एक लाइन है, जैसे मान लीजिए इस लाइन से यहाँ पर सभी बच्चे खड़े हैं, है ना। आप समझ लीजिए यहाँ पर इस लाइन में सभी बच्चे जो है वो खड़े हैं, इस लाइन में भी और इस लाइन में भी। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं, मान लीजिए ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास और ये थर्ड क्लास है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, तो मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फर्स्ट क्लास में पढ़ते होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो सेकंड क्लास में पढ़ते होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जो थर्ड क्लास में भी पढ़ते होंगे, है ना। तो यदि मान लीजिए आपसे इसमें कहा जाए कि फर्स्ट क्लास वाले बच्चों को अलग कीजिए, तो आपको यहाँ पर एक समूह में बच्चे खड़े हैं, तो आपको यहाँ पर देखने में काफी ज्यादा कठिनाइयां होंगी, उसको चुनने में, अलग करने में काफी ज्यादा दिक्कतें होंगी। लेकिन यदि इसी लाइन में से बच्चों को कहा जाए कि जो लोग जिस क्लास में है अपने अपने क्लास में जाकर के यदि बैठ जाएं, तो जो पहले क्लास के बच्चे होंगे वो फर्स्ट क्लास में बैठेंगे, जो दूसरे वाले क्लास के बच्चे होंगे वो सेकंड क्लास में आकर के बैठेंगे, और जो तीसरे वाले क्लास के बच्चे होंगे वो थर्ड वाले क्लास में आकर के बैठेंगे। और मान लीजिए कि सभी बच्चे अपने अपने क्लास में आ गए, और तब जाकर के आपको कहा जा रहा है कि सेकंड क्लास वाले बच्चों को आप बाहर निकालिए, तो आप आराम से थर्ड सेकंड क्लास वाले बच्चों को निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें से यदि कह दिया जाए आपको, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल देकर के बताया आलू प्याज वाला, तो वो आपको ज्यादा समझ में आया, है ना, वो हो गया। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इस क्लास में पूरे बच्चे भरे हुए हैं, और इसमें से यदि आपको बच्चा को अलग करने के लिए कहा जाए फर्स्ट क्लास के बच्चों को, तो आप आसानी से कर सकते हैं अलग। लेकिन यदि सेकंड क्लास
वाले को और थर्ड क्लास वाले को इसमें से, इस ग्रुप में से कहा जाए आपको निकालने के लिए, तो आपको तो पता नहीं है कि सेकंड क्लास वाला कौन है, थर्ड क्लास वाला कौन है। तो सेकंड या थर्ड क्लास वाले बच्चों को इसमें से निकालना हो तो आपको पूछना पड़ेगा कि कौन सेकंड क्लास वाले और कौन थर्ड क्लास वाले हो। और मान लीजिए इस बच्चे को आप इन सभी में से कह दिया जाए कि अपने अपने क्लास में आके बैठिए, तो ये सेकंड क्लास में जो होगा वो आकर के बैठेगा, जो थर्ड क्लास वाले बच्चे होंगे वो इसमें आके बैठेगा। और इस तरीके से, और तब आपसे कहा जाए कि सेकंड क्लास वाले बच्चों को बाहर निकालिए, तो आराम से निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो उसी तरीके से तत्व जो है, बहुत सारे तत्व, शुरुआत में तो टोटल 56 तत्व थे, धीरे धीरे करके 111 तत्व हुए और आज के डेट में 118 तत्वों के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे तत्व थे और तत्वों का जो है कोई अता पता नहीं चल रहा था कि किस जगह पे उसको रखा जाए, नहीं रखा जाए। तो इसीलिए क्या किया गया, वैज्ञानिकों ने क्या किया, उसके वर्गीकरण की शुरुआत की, यानी जो तत्व जिस कक्षा का है उसको उस कक्षा में रखा जाए। तो इसीलिए आगे जाकर के मेंडलीफ ने अपने नियमों को भी दिया, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप इतना समझिए, है ना, आई बात समझ में। तो 1817 ईस्वी में डोबेरेनर ने त्रिक नियम को दिया था और उनका कहना था कि जब आप तीन तीन तत्वों को उसके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में एक समूह बनाकर यदि आप रखिएगा, तो पहला तत्व और तीसरा वाला जो तत्व है उसके परमाणु भार को आपस में जोड़ करके यदि 2 से भाग दिया जाए तो मध्य वाला जो तत्व होगा उसका परमाणु भार आ जाना चाहिए। तो आ गया था। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिथियम हो गया, उसके बाद सोडियम हो गया, और भी बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो आप मान लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में से इसका परमाणु भार जो है, जैसे मान लीजिए लिथियम का परमाणु भार आपको पता होना चाहिए, सोडियम का परमाणु भार पता होना चाहिए और पोटेशियम का परमाणु भार पता होना चाहिए। और जब इन तीनों का आपको परमाणु भार पता चल जाएगा तो उसको आपको 2 से डिवाइड देना है और देखना है कि ये सोडियम वाला आ रहा है या नहीं आ रहा है ना, आपको ये देखना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि इसका परमाणु भार 7, इसका 23 और इस लिथियम का 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है। और आपको करना क्या है कि इसका पहले का और तीसरे का जो परमाणु भार है इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और उसको 2 से भाग देना है। और जैसे ही 2 से भाग दीजिएगा तो आपको देखना है कि 23 आता है या नहीं आता है। तो ऐड कर दीजिए इसको, 7 और प्लस 39, 2, 9, 7, 16, 3 और 1, 4 बट्टे कितना हो जाएगा, 2, काटेंगे कितना आएगा, 23। देखिए यहाँ पर सोडियम का आ गया या नहीं है, आ गया। लेकिन क्या हुआ कि कुछ हद तक इनका नियम सही था, लेकिन बाद में जाकर के इस नियम की पुष्टि नहीं हो पाई और इस जगह पे ये नियम क्या हो गया, गलत हो गया, इस नियम की पुष्टि नहीं हो पाई। फिर से आगे जाकर के एक और वैज्ञानिक आए, है ना। तो वैज्ञानिक का भाई था एक और, जिसका नाम था न्यूलैंड्स उनका नाम था, जिन्होंने अष्टक नियम को दिया था, है ना, न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।